हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद शहजाद ख़ान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं अपने इस चैनल SK एजुविज़न में। आप तमाम ही का हमारे चैनल में खैर मकदम है। उम्मीद करता हूं आप सभी खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, RBSC ने आपके लिए पेपर लॉन्च कर दिया है। अर्धवार्षिक का मॉडल पेपर आपके लिए जारी कर दिया गया है। इस मॉडल पेपर में आपको ये जानने को मिलेगा कि इस अर्धवार्षिक में, इस हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपका पेपर किस पैटर्न का बनने वाला है, किस तरह के आपके सवालात एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपको इस मॉडल पेपर में ना सिर्फ सवालात बताए जाएंगे बल्कि उन सवालात के जवाबात भी, यानी पेपर का पूरा सॉल्यूशंस भी बताया जाएगा। इस सॉल्यूशन की आपको PDF भी मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, तो ये पेपर आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए होने वाला है। तो आप फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने तमाम दोस्तों में क्या कर दें, शेयर कर दें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको फटाफट कमेंट भी कर दें। इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। हालांकि इसका PDF आपको मिल जाएगा, पूरा मॉडल पेपर का आपको PDF भी मिल जाएगा और मॉडल पेपर के सॉल्यूशन का PDF भी आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेंशन कर दूंगा, आप ग्रुप से वहां से PDF हासिल कर सकते हैं और कोशिश करेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी कोई ना कोई इंतज़ाम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ PDF मिल जाएगी, सिर्फ मॉडल पेपर के सवालात और उसके आंसर मिल जाएंगे, लेकिन आप पेपर को समझ नहीं पाओगे। अगर आपको पेपर समझना है, पेपर को पूरा जानना है, पेपर को ढंग से समझना है, हर एक बारीक से बारीक बात को अगर आपको ध्यान से जानना है तो आपको क्या करना है, वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना है। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से एक एक बात को ध्यान से हम आपको बताते चलेंगे। हम आपको ये भी चीज़ बताएंगे कि किस तरह के सवालात आने वाले हैं, किन किन चैप्टर से आने वाले हैं और किस पैटर्न के आपके सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हूबहू जैसा मैं आपको पेपर बता रहा हूँ, एज इट इज़ ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो देखते हैं हम आज का पेपर। सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 मॉडल पेपर 2022 उर्दू थर्ड लैंग्वेज, टाइम 2.45 आवर्स, 2 घंटे 45 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 80। ठीक है, आपके मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं, 80 आपके नंबर दिए गए हैं। चूँकि ये पेपर का हेड है, ये इंग्लिश में ही ज़्यादातर आता है, ज़्यादा इसमें उर्दू की चीज़ें नहीं आती है। और आपका पेपर का हेडर बिल्कुल ऐसा ही आएगा, तो आपको पेपर की हर बारीक से बारीक बात को समझते चलना है। पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ हिदायत दी जाएंगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, कुछ निर्देश दिए जाएंगे। आपको निर्देशों की क्या करनी है, पालना करनी है। आपको उन हिदायत पर क्या करना है, अमल करना है। तो हिदायत क्या है ये देखिए और सुनिए। तलबात के लिए हिदायत। एक, तलबात सबसे पहले सवाल के पर्चे पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें। हिदायत नंबर 2, सभी सवालात करना लाजमी है, कंपलसरी है। सवाल नंबर 3, हर सवाल का जवाब दी गई कॉपी में ही लिखें, इधर उधर बेंच पर, हाथ पर, इधर उधर कहीं ना लिखें। हिदायत नंबर 4, हर जवाब से पहले उसका सही सवाल नंबर लिखें। जिस सवाल का जवाब आप देने जा रहे हो आपको उस ही सवाल का नंबर पहले मेंशन करना है, उसके बाद उसका जवाब लिखना है। ऐसा नहीं आपने नंबर लगाया 4 और जवाब दे दिया आपने 8 का। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। आपको इस बात पर पूरा क्या करना है, अमल करना है, बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। हिदायत नंबर 5, जिन सवालों के एक से ज़ायद हिस्से हों उन हिस्सों के जवाबात एक साथ ही लिखें। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि एक सवाल में 2 नज़म दे दी जाती है, कहीं 2 नज़म दे दी जाती है, 2 बंद दे दिए जाते हैं, 2 अशार दे दिए जाते हैं और दोनों की तशरीह करने के लिए कह दिया जाता है। तो हम एक पेज पर यहाँ कर देते हैं, फिर दूसरे की तशरीह 3 पेज छोड़ के आगे कर देते हैं और ये सोचते हैं कि एग्ज़ामिनर को तो पता ही नहीं चलेगा, वो तो हमें यूं ही नंबर दे देगा, 5 नंबर यहाँ मिल जाएंगे, 5 नंबर पीछे फिर मिल जाएंगे। तो एग्ज़ामिनर है, समझदार है, टीचर है, आपकी तरह बच्चा नहीं है। ठीक है, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। एग्ज़ामिनर सब कुछ जानता है, तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपको एक साथ एक ही जगह साफ़ सुथरा
और ढंग से उस बात का जवाब देना है जितना आपसे पूछा गया है। हिदायत नंबर 6, सवालों के जवाबात खुशखत लिखें और इमला के दुरुस्ती का ख्याल रखें। साफ़ सुथरा लिखें ताकि आप भी उसे पढ़ सकें, एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करे वो भी आपके जवाब समझ सके। ऐसा ना लिखें कि सिर्फ आप ही उसे पढ़ पाएँ, अगला समझ ही ना सके। ठीक है, तो खुशखत का, सफाई का भी पूरा ख्याल रखें। और सबसे आखिरी हिदायत है, हर सवाल का जवाब लिखते हुए उस सवाल में दी गई हिदायत पर अमल करें। सवाल के साथ भी कुछ अमलियात दी जाती हैं, जैसे किसी सवाल में कहा जाता है कि दिए गए इक़्तिबास में से, नीचे दिए गए 2 इक़्तिबास में से किसी एक की तशरीह कीजिए। तो आप ओवर स्मार्ट ना बने कि मुझे दोनों की आती है तो मैं दोनों की करूँगा, मुझे 10 और 10 20 नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको हिदायत दी गई है कि दोनों में से एक की तशरीह करनी है तो आपको एक की ही करनी है, जो भी आपको इजी लगती हो, जो आपको आसान लगती हो, जिसकी आप बेहतर तशरीह कर सकें। जो सवाल आपको ज़्यादा बेहतर जवाब जिसका आता हो, आपको उन दोनों में से कोई भी एक ही करना है। तो ये हिदायत पर भी आपको क्या करना है, अमल करना है। ठीक है, अब आते हैं हम सवालात के पैटर्न्स के ऊपर। देखिए, आपका पेपर कुल नंबर होगा 80 नंबर का। कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का। इस 80 नंबर में 4 हिस्से किए गए हैं। क्या किए गए हैं? 4 हिस्से किए गए हैं, और तमाम ही के नंबर क्या किए हैं, डिवाइड किए गए हैं, तकसीम किए गए हैं। आपको हर हिस्से को ध्यान से समझना है। एक है हिस्सा अलिफ, हिस्सा बा, हिस्सा जीम और हिस्सा दाल। और चारों हिस्सों में क्या हिदायतें दी गई ये समझिए। हिस्सा अलिफ में सवाल नंबर 1 में 1 से 12 कुल 12 सवाल, एक नंबर के 12 सवाल, यानी 1 से लेकर सवाल 1 होगा, सवाल नंबर 1 होगा, उसके 12 हिस्से होंगे। रोमन संख्या में 1 से 12 हिस्से होंगे, और वो तमाम 12 सवाल होंगे मारूजी सवालात, MCQ बेस्ड। ठीक है, अली बे जीम दाल वाले 4 में से एक आपको सही जवाब जिसका चुनना होता है, तो वो सवाल आएंगे आपके कितने? 12। मैंने यहाँ पे कह दिया है 12, तो जाहिर सी बात है हाफिज़ इल्म आपके 12 सवाल ही आने के हैं, ना तो 12 से 11 होंगे, ना 12 से 13 होंगे। दूसरा सवाल होगा सवाल नंबर 2 में 1 से 6 कुल नंबर होंगे 6, और सभी के जवाब के नंबर मिलेंगे, एक नंबर आपको हासिल होगा। यानी सवाल नंबर जो 2 होगा उसमें 6 हिस्से होंगे, यानी 6 सवाल होंगे। सवाल नंबर 2 में भी कितने सवाल होंगे? 6 सवाल होंगे, और सभी एक नंबर के होंगे। इस 6 में क्या होगा? ब्लैंक वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे, खाली जगह को भरने का काम किया जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना जिसे आप हिंदी में कहते हैं, वो 6 सवाल आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले आएंगे। ठीक है, तो 6 बोले हैं तो 6 ही आएंगे। इस तरह 12 और 6 मिलकर कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। फिर आएगा सवाल नंबर 3, 1 से 12 कुल 12, इसके भी एक नंबर मिलेंगे, और इस तरह 12 सवालों के 12 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, 12 सवालों के 12 नंबर हो जाएंगे। अब ये जो 12 सवाल होंगे ये होंगे मुख्तसर जवाबात, बहुत छोटे जवाबात, यानी जिसको कह सकते हैं एक पंक्ति में, एक सेंटेंस में, एक जुमले में जिसका जवाब दिया जाता हो, ये एक लाइन वाले जवाब होंगे। उसके बाद है हिस्सा ब, सवाल नंबर 6 से 16 कुल सवाल होंगे 13 सवाल। कितने सवाल होंगे? 13 सवाल। इनके जवाब थोड़े छोटे छोटे होंगे, यानी एक लाइन से ज़्यादा 30 से 40 शब्दों में, 30 से 40 लफ्ज़ों में लिखने वाले जवाबात होंगे। इनके नंबर होते हैं 2-2 नंबर इनके मिलेंगे। 13 सवाल के टोटल नंबर आपके हो जाएंगे 26 नंबर। फिर आएगा सवाल नंबर 17 से 20 कुल सवाल मिलेंगे आपको 4, और हर सवाल का नंबर होगा 3। एक सवाल को सही करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। इस तरह आपको चारों सवाल के सही जवाब देने पर आपको क्या मिलेंगे? 12 नंबर मिलेंगे। आखिर में है हिस्सा दाल, सवाल नंबर 21 से 23 तक कुल सवाल होंगे 3, और हर सवाल का नंबर शुमार होगा 4। एक सवाल को सही करने पर 4 नंबर मिलेंगे। इस तरह तीनों सवाल के आपको मिलेंगे 12 नंबर, जिसे आप हिंदी में निबंधात्मक सवाल कह सकते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस कह सकते हैं। ये थोड़े बड़े सवालात होंगे, जितना बड़ा सवाल है उतना बड़ा उसका नंबर है, उतना बड़ा उसका पैकेज है। ठीक है, तो सवालात की कुल तादाद है 23, टोटल आपसे 23 सवाल पूछे जाएंगे, और 23 सवालों के टोटल नंबर मिलेंगे आपको 80। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी।
ठीक है, आपके जहन में बिल्कुल फिट हो गई होगी। अब हम शुरू करते हैं पेपर। जैसा मैंने आपको बताया है कि पहले 12 सवाल MCQ वाले आएंगे, 12 सवाल अली बे जिम दाल वाला आएंगे, उसके बाद 6 सवाल कैसे आएंगे, ब्लैंक वाले आएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, खाली जगह को पुर कीजिए वो सवाल आएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया हम वैसे ही सवालों को आगे पेश करते जाएंगे, उनके जवाब मैं आपको सुनाता जाऊँगा, पर मैं यहाँ पर कोई भी मार्किंग नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपको सवालों के जवाब चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे ग्रुप का मैं जो लिंक मेंशन करूंगा आप वहां पर PDF वहां से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा कि आपका पेपर आने वाला है, हिस्सा अलिफ यानी पहला हिस्सा जिसमें 12 सवाल आने वाले हैं। सवाल नंबर 1, मंदरजा झेल मारूजी सवालात के 4 मुमकिना जवाबात में से सही जवाब चुनकर कॉपी में लिखें। ठीक है, 4 में से एक जवाब सही है, 3 जवाब क्या हैं, गलत हैं। आपको 3 जवाब छोड़कर सिर्फ जो सही जवाब है आपको सिर्फ वही सही जवाब कॉपी में लिखना है। सवाल नंबर 1, तकल्लुफ़ के मानी क्या हैं? अलिफ गम, बे बेचैनी, जीम दिखावा, या सी या दाल परेशानी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जीम दिखावा। तकल्लुफ़ का सही मतलब क्या है, सही माना क्या है? दिखावा। सवाल नंबर 2, अकबर किस ख़ानदान का बादशाह था? लोधी, खिलजी, ग़ुलाम या मुग़ल? इसका सही जवाब है दाल, मुग़ल। अकबर मुग़ल ख़ानदान का बादशाह था। नंबर 3, रघुपत सिंह के कितने बेटे थे? 1, 2, 3 या 4? इसका सही जवाब है अलिफ 1, रघुपत सिंह के एक बेटा था। देखिए हर सवाल के सामने उसका नंबर लिखा है 1 नंबर, यानी इसको सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। नंबर 4, संस्कृत किस ज़बान की शाख है? बंगाली, मराठी, पंजाबी या आर्याई? इसका सही जवाब है दाल, आर्याई। संस्कृत आर्याई ज़बान की शाख है। नंबर 5, लीन शू ने किसके नाम ख़त लिखा? दोस्त के नाम, खुदा के नाम, वालिद के नाम या बीवी के नाम? इसका सही जवाब है ब, खुदा के नाम। नंबर 6, दस्तूर के मानी हैं? कानून, किताब, ज़ात या समाज? इसका सही जवाब है अलिफ कानून। दस्तूर का मानी है कानून। नंबर 7, नज़्म हम्द के शायर का नाम है? मौलाना हाली, नज़ीर अकबराबादी, इस्माइल मेरठी या मिर्ज़ा गालिब? इसका सही जवाब है जीम, इस्माइल मेरठी। नंबर 8, अवामी शायर किसे कहा जाता है? अल्लामा इकबाल, मौलाना हाली, नज़ीर अकबराबादी या फ़िराक़ गोरखपुरी? इसका सही जवाब है जीम, नज़ीर अकबराबादी। नंबर 9, मीर को किस लक़ब से याद किया जाता है? मीर यानी मीर तक़ी मीर, शायर मीर तक़ी मीर को किस लक़ब से याद किया जाता है? खुदाए सुखन, सर, शम्सुल उलमा या बाबाई उर्दू? इसका सही जवाब है अलिफ खुदाए सुखन। नंबर 10, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले में हयात के मानी हैं? जवानी, ज़िंदगी, मौत या बुढ़ापा? इसका सही जवाब है ज़िंदगी। हयात का असली माना होता है ज़िंदगी। नंबर 11, मिर्ज़ा गालिब के दीवान का क्या नाम है? दीवान गालिब,
कुल्लियात गालिब, उर्दू मुअल्ला या दीवान असद? इसका सही जवाब है अलिफ, दीवान गालिब। नंबर 12, पहाड़ ने किसे डूब मरने को कहा? बकरी को, गिलहरी को, नेवला को या हिरन को? इसका सही जवाब है ब, गिलहरी को। तो ये आपके मारूजी सवालात यहाँ पर क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। पहले सवाल में आपको 12 सवाल इस तरह MCQ टाइप के दिए जाएंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। अब है सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल खाली जगह पुर कीजिए। खाली जगहों को भरिए। हर एक जगह भरने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और ये सवाल कितने हैं, 6 सवालात आएंगे। यहाँ पर आपको एक एक सेंटेंस पढ़ते जाना है। नंबर 1, राजपूतों के एक सरदार का नाम डैश था। क्या था? राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। क्या था? रघुपत। सवाल नंबर 2, अंबेडकर का असल नाम डैश था। अंबेडकर का असल नाम सकपाल था। क्या था? भीमराव सकपाल उसका असल नाम था। रज़िया सुल्तान दिल्ली के बादशाह डैश की बेटी थी। रज़िया सुल्तान दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी डैश से चिपक कर रह गया था। सही जवाब है वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत से चिपक कर रह गया था। नंबर 5, जो पार उतारे औरों को उसकी भी डैश उतरनी है। ठीक है, ये मिसरा है। इसका सही जवाब है जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है। सही जवाब है नाव। नंबर 6, कोई बुरा नहीं कुदरत के डैश में। ठीक है, नज़्म से लिया गया मिसरा है कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। सही जवाब है कारखाने में। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सवाल भी यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। इसमें भी आपसे 12 सवालात, छोटे छोटे सवालात पूछे जाएंगे और तमाम ही सवालात के जवाब आपको एक लफ्ज़ या एक जुमले में देना है। ठीक है, आपको सिर्फ नंबर लगाना है, क्वेश्चंस को वापस रिपीट नहीं करना है, यानी सवालात को कॉपी में वापस नहीं लिखना है, आपको सिर्फ जवाबात ही नंबर लगाकर लिखना है। सवाल नंबर 3, मंदरजा बाला सवालात के जवाब एक जुमले में लिखिए। नंबर 1, सबक बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। तो उसका जवाब लिखना है सबक बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़ का नाम कन्हैया लाल कपूर है। आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना है कन्हैया लाल कपूर जवाब, ऐसा नहीं, बल्कि पूरा सेंटेंस में देना है ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलें कि सबक बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़ का नाम कन्हैया लाल कपूर है। नंबर 2, द्राविड़ कौन कौन सी ज़बानें बोलते थे? जवाब, द्राविड़ तमिल, तेलुगु और मलयालम ज़बानें बोलते थे। नंबर 3, लिंचू ने लिफाफे पर क्या पता लिखा? जवाब, लिंचू ने लिफाफे पर लिखा ये ख़त खुदा को मिले। नंबर 4, रज़िया सुल्तान ने मीर आखुर का ओहदा किसे दिया था? सही जवाब, रज़िया सुल्तान ने मीर आखुर का ओहदा एक हबशी ग़ुलाम याकूत को दिया था। हबशी ग़ुलाम याकूत को दिया था। नंबर 5, वज़ीर की बेचैनी का सबब क्या था? सही जवाब, वज़ीर की बेचैनी का सबब गैर मुल्की वफ़द से मिलने का वक्त ज़्यादा होने की वजह से उसे बेचैनी हो रही थी।
क्योंकि वज़ीर को किसी गैर मुल्की वफ़द से मिलने जाना था और उसे देर हो रही थी, इसलिए वो बार बार घड़ी देख रहा था और बेचैन हो रहा था। नंबर 6, वज़ीर अली के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं? जवाब, वज़ीर अली के कारनामे सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। नंबर 7, नज़्म हम्द के आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है? जवाब, नज़्म हम्द के आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है। कारखाने से मुराद दुनिया और जहान है। नंबर 8, नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? जवाब, नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए। नंबर 9, बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है? जवाब, बेचैनी के आलम में शायर बार बार महबूब के घर के चक्कर लगा रहा है, इज़्तिराब की बेचैनी वाली हालत को गुजार रहा है। नंबर 10, अभी आए अभी चले से शायर की क्या मुराद है? जवाब, ये एक गज़ल का अधूरा मिसरा है। इसका शेर कुछ इस तरह था, हो उम्र खज़र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, क्या रहे दुनिया में अभी आए अभी चले। तो अभी आए अभी चले से शायर की मुराद है कि हम कितनी भी लंबी ज़िंदगी दुनिया में जी लें, लेकिन हमें हमेशा यही लगता रहेगा कि हम अभी आए और अभी चले गए, यानी हमने दुनिया में ज़्यादा दिन जिए ही नहीं। अभी तो हमने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं, अभी तो हमारी ज़िंदगी कुछ हुई नहीं, बस अभी हम पैदा हुए तो और अभी हमारी मौत हो गई है, कितनी भी लंबी उम्र हमें मिल जाए। नंबर 11, मौत का एक दिन मुअय्यन है में मुअय्यन के क्या मानी हैं? मौत का एक दिन मुअय्यन है, मुअय्यन का मानी है तय। मौत का एक दिन तय है, फिक्स है, एक दिन मौत आनी ही आनी है। नंबर 12, अल्लामा इकबाल की किसी एक नज़्म का नाम लिखिए। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं। बहुत सी नज़में हैं, जैसे परिंदे की फ़रियाद है, जुगनू है, हमदर्दी है। आपको इतने सारे नहीं लिखकर कोई भी एक नाम लिख देना है, जैसे अल्लामा इकबाल की नज़्म का नाम परिंदे की फ़रियाद है। ठीक है। अब है हिस्सा बे, यानी इसमें आपको एक इक़्तिबास दिया जाएगा। आपको इक़्तिबास को गौर से पढ़ना है और इक़्तिबास से सवालों के जवाब ढूंढने हैं। आपको नीचे इक़्तिबास के नीचे 4 सवालात दिए जाएंगे, आपको उन चारों के जवाबात इस इक़्तिबास से ढूंढ कर ही देने हैं। तो पहले हम इक़्तिबास को पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? नोट, मंदरजा झेल गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। एक गरीब आदमी मुरीदपुर के एक छोटे से गांव में अपने टूटे फूटे पुराने मकान में रहता था। वो मकान एक दिन अचानक ज़मीन पर आ गिरा। उसको अब एक नया मकान बनाने की फ़िक्र लाहिक हुई। उसने अपने और अपने बाल बच्चों का पेट काट कर और मज़दूरी करके कुछ रुपया जमा किया और एक नया मकान बनवाना शुरू किया। दीवारें खड़ी हो गई और दरवाज़ा भी बन गया, लेकिन छत भरने के लिए गरीब के पास पैसा न बचा। चुनाचे उसने छत की जगह घास फूस बिछाकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। उसने सोचा कि बरसात शुरू होने से कबल छत ठीक करवा लूँगा। ठीक है, ये था आपका पैसेज, ये था आपका इक़्तिबास। अब जो 4, 5, 6, 7 जो 2-2 नंबर के सवालात हैं, इनके जवाब आपको इक़्तिबास में से ढूंढ कर ही देने हैं। जैसे पहला सवाल दिया गया है गरीब आदमी कहाँ रहता था, तो उसका जवाब लिखना है गरीब आदमी मुरीदपुर के एक छोटे से गांव में रहता था। ठीक है। सवाल नंबर 5 है नया मकान बनवाने के लिए गरीब आदमी ने क्या किया, तो नया मकान बनवाने के लिए उसने अपने बाल बच्चों का पेट काट कर
मज़दूरी करके कुछ रुपया जमा किया और एक नया मकान बनवाना शुरू किया। ठीक है। सवाल नंबर 6, गरीब आदमी ने मकान की छत कैसे बनवाई? तो लिखना है जवाब, गरीब आदमी ने छत की जगह घास फूस बिछाकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी थी। सवाल नंबर 7, इस इक़्तिबास में इस्तेमाल हुए मुहावरा पीठ काटना का मतलब लिखिए। इस इक़्तिबास में एक लफ्ज़ आया है पेट काटना, तो उस पेट काटने का मतलब क्या है? उसने अपने बच्चों का पेट काट के 4 टुकड़े कर दिए? नहीं, पेट काटना एक मुहावरा है। इसका मतलब है उनकी ख्वाहिशों को रोक कर उनकी ख्वाहिशों को पूरा ना करना, ज़रूरतों को मारना या ज़रूरतों को कम करना, ये सभी इसका पेट काटने का क्या होता है? मतलब होता है। तो यहाँ पे इक़्तिबास भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब जो आपसे सवालात पूछे जाएंगे वो उर्दू क़वाइद से पूछे जाएंगे, उर्दू ग्रामर से आपसे सवालात पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको उनके जवाबात देने हैं। जैसे नोट, मंदरजा झेल सवालात के जवाबात मुख्तसरन तहरीर कीजिए, यानी शॉर्टली उनका आंसर देना है, बहुत लंबा चौड़ा आंसर नहीं देना है, क्योंकि 2 नंबर का ही सवाल है, तो आपको 2 लाइन से 3 लाइन में उसका जवाब देना है। सवाल नंबर 8, फ़ैल की तारीफ़ लिखिए। फ़ैल की परिभाषा लिखिए, फ़ैल किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, उसे फ़ैल कहते हैं। क्या लिखेंगे? वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, उसे फ़ैल कहते हैं। फ़ैल के ऊपर हम पूरा एक वीडियो बना देंगे, आप उसको आराम से देख लीजिएगा, और वैसे भी इसकी मैं PDF में सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करवा दूंगा। सवाल नंबर 9, मफ़ऊल की तारीफ़ लिखिए। तो जवाब लिखना है वो लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ाइल का असर पड़े उसे मफ़ऊल कहते हैं। ठीक है, वो लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ाइल का असर पड़े मफ़ऊल कहलाता है। सवाल नंबर 10, मुहावरा छठी का दूध याद आना का मानी लिखिए। छठी का दूध आना एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या है? तो जवाब लिखना है छठी का दूध याद आना का मतलब है बहुत तकलीफ़ आना, बहुत तकलीफ़ में पड़ना या बहुत परेशान हो जाना। ठीक है, बहुत परेशानी में पड़ जाना, बहुत तकलीफ़ में पड़ जाना, बहुत दुखी हो जाना, ये सभी, बहुत दुखी तो नहीं कह सकते, बहुत तकलीफ़ में आ जाना, बहुत तकलीफ़ में पड़ना, यही इसका सही जवाब है। फिर है सवाल नंबर 11, कहावत आम के आम गुठलियों के दाम का मानी लिखिए। एक कहावत है आम के आम गुठलियों के दाम, इसका सही जवाब क्या है? तो इसका मतलब होता है आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा मुनाफा। क्या? दुगुना मुनाफा, दोगुना फ़ायदा, किसी चीज़ से दुगना फ़ायदा हासिल करना, दोहरा फ़ायदा हासिल करना, दोहरा मुफाद हासिल करना, यही इसका मतलब होता है। आपको जवाब में लिखना है आम के आम गुठलियों के दाम का मानी होता है दुगना फ़ायदा पहुँचना। ठीक है। सवाल नंबर 12, मुंदरजा झेल अल्फाज के मुत्तज़ाद अल्फाज लिखिए। मुत्तज़ाद का मतलब विलोम शब्द लिखिए, अपोजिट लफ्ज़ लिखिए। पहला लफ्ज़ है शिकस्त। शिकस्त का उल्टा लिखना है। शिकस्त का मतलब होता है हार। शिकस्त का मतलब हार, तो हार का उल्टा क्या होता है? जीत। तो शिकस्त का उल्टा जीत नहीं होता। ठीक है, जैसे एक होता है जीत, जीत का उल्टा होता है हार, हार का उल्टा होता है जीत। ये दोनों लफ्ज़ क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं, मुत्तज़ाद हैं। इसी तरह शिकस्त का उल्टा होगा फ़तह। क्या होगा? फ़तह। फ़तह यानी जीतना, शिकस्त यानी हारना। दूसरा है शहर। शहर का उल्टा क्या होता है? गांव। बहुत सादा, बहुत सरल। शहर का उल्टा क्या होता है? शहर का मुत्तज़ाद क्या होता है? गांव। सवाल नंबर 13, मंदरजा झेल रमोज़ औक़ाफ़ की अलामतें लिखिए। रमोज़ औक़ाफ़ यानी निशानों की अलामतें आपको बतानी हैं। पहला है सवालिया। आपको सवालिया साइन बताना है। सवालिया निशान किसे कहते हैं? सवालिया निशान कहते हैं क्वेश्चन मार्क को। किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क को। किसी भी सवाल के ख़त्म होने पर लास्ट में क्वेश्चन का साइन होता है, उसे सवालिया निशान कहते हैं। क्या कहते हैं? सवालिया। दूसरा है ख़त्मा।
ख़त्मा का मतलब क्या होता है, जब हम हिंदी में कोई लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, कोई वाक्य मुकम्मल कर लेते हैं, तो हम हिंदी में क्या लगाते हैं सबसे लास्ट में, पूर्ण विराम, जिसे हमारी आम ज़बान बोलते हैं खड़ी पाई, ठीक है। उसी तरह इंग्लिश में कोई लाइन कंप्लीट हो जाती है तो हम लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप। इसी तरह उर्दू में जब कोई लाइन कंप्लीट होती है तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं, ख़त्मा। जैसे कि सवाल नंबर 13 जो मैं पढ़ रहा था, इसमें सबसे आखिर में लिखा लिखिए, लिखिए के बाद जो छोटा सा डैश है ना, इसे कहते हैं ख़त्मा। क्या कहते हैं, ख़त्मा। पीडीएफ में मैं आपको ये भी चीज़ शो कर दूंगा। सवाल नंबर 14, मंदरजा झेल वाहिद अल्फाज के जमा अल्फाज लिखिए। वाहिद के क्या बताने हैं, जमा, एक वचन से बहुवचन। पहला लफ्ज़ है फ़ौज, तो फ़ौज का बहुवचन फ़ौजें नहीं होगा, फ़ौज का बहुवचन फ़ौजें नहीं होगा, फ़ौज का जमा क्या होगा, अफवाज। क्या होगा, अफवाज। फ़ौज का जमा क्या होगा, अफवाज। दूसरा है बेगम, दूसरा क्या है, बेगम, तो बेगम का जमा क्या होगा, बेगम की जमा क्या होगा, बेगमात। क्या होगा, बेगमात, ठीक है। सवाल नंबर 15, मंदरजा झेल अल्फाज पर साबिक़े या लाहिक़े लगाइए। साबिक़ा लाहिक़ा यानी उपसर्ग और प्रत्यय लगाना है। एक लफ्ज़ है नसीब, दूसरा लफ्ज़ है इज़्ज़त। आप इसमें साबिक़ा लाहिक़ा कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ के अकॉर्डिंग कि लफ्ज़ क्या है। तो पहला लफ्ज़ है नसीब, नसीब में साबिक़ा लग सकता है या लाहिक़ा लग सकता है, तो नसीब में लगाएंगे हम साबिक़ा। साबिक़ा कहते हैं उपसर्ग को, तो उपसर्ग लगाएंगे हम बद। क्या लगाएंगे, बद। बद लगाने से हो जाएगा बदनसीब, बद लगाने से बदनसीब। ऐसे ही होता है बदगुमान, बद किरदार, बद चलन, ठीक है। वो सब किससे बनते हैं, बद से। ऐसे ही दूसरा लफ्ज़ है इज़्ज़त। क्या है, इज़्ज़त। इज़्ज़त के बाद हम लाहिक़ा लगाएंगे दार। क्या लगाएंगे, दार। तो ये शब्द हो जाएगा, ये लफ्ज़ हो जाएगा इज़्ज़त से इज़्ज़तदार। दार लाहिक़ा से बहुत अल्फाज बनते हैं, जैसे इज़्ज़तदार, समझ रखने से समझदार, खुशबू आने वाली चीज़ से खुशबूदार, ठीक है। आपने सुना होगा बहुत खुशबूदार है, बहुत समझदार है, बहुत इज़्ज़तदार है, ईमानदार है, ईमान वाला है तो ईमानदार है, ठीक है। अब आता है सवाल नंबर 16, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हुआ। मुतासिर होना मतलब प्रभावित हुआ, किस बात से इम्प्रेस हुआ। इसका जवाब देना है, अकबर रघुपत की इस बात से मुतासिर हुआ कि वो वादे का पक्का था। वादे का पक्का था, जैसा आपका कौल का पास सबक में बताया गया है, उसमें बताया गया है वो अपनी बात का धनी था, अपनी बात का पक्का था, वो अपने वादे का पक्का था, और इसी बात से अकबर क्या हुआ, मुतासिर हुआ। अब है हिस्सा जीम, आपके पेपर का तीसरा सेक्शन। सवाल नंबर 17, मंदरजा झेल इक़्तिबास का मतलब लिखिए और सियाक़ो सिबाक़ का हवाला भी दीजिए। अब जो नीचे पैसेज दिया गया है, जो नीचे इक़्तिबास दिया गया है, इसका सियाक़ो सिबाक़ भी लिखना है और तशरीह भी लिखनी है। अब देखिए, आपको एक इक़्तिबास ये दिया गया है, इसके बाद एक इक़्तिबास और दिया जाएगा। दो अलग अलग पेज पर अलग अलग इक़्तिबास आपको दिए गए हैं। आपको इक़्तिबास में से कोई सवालात नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि आपको इक़्तिबास को पढ़कर दोनों में से किसी एक की क्या करनी है, सियाक़ो सिबाक़ के साथ क्या करनी है, तशरीह करनी है। क्या करनी है, तशरीह करनी है, पूरा मतलब आपको समझाना है। जैसे हम पहला इक़्तिबास पढ़ते हैं, हमारे एक और बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, वो जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं, मुसाफ़ा करने के बजाय बार बार बगलगीर होकर बेतकल्लुफ़ी का इजहार करते हैं। एक बार अनारकली में मुलाकात हुई, बाज़ार के बीच उन्होंने ये अमल जो दोहराना शुरू किया तो राहगीर दांतों में उंगलियां दाबकर रह गए। हर 2 मिनट के बाद बगलगीर होकर कहते, भाई खूब मिले यार, हद हो गई। वो इस अंदाज से मुझे अपने बाजुओं के शिकंजे में कस रहे थे, गोया बरसों के बाद मिले हैं। हालांकि उस मुलाकात से सिर्फ़ 2 दिन पहले माल रोड पर मिले थे, और वहाँ भी उन्होंने इस किस्म की गर्मजोशी का मुजाहिरा किया था। तो आपको ये इक़्तिबास दिया गया है। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सियाक़ो सिबाक़, ठीक है। एक तरफ लिखना है सियाक़ो सिबाक़, और सियाक़ो सिबाक़ कैसे लिखेंगे, आपको लिखना है मुंदरजा बाला इक़्तिबास,
मंदरजा बाला इक़्तिबास हमारे निसाब के सबक बेतकल्लुफ़ी से माखूज़ है, या आसान लिखना चाहो तो हमारे निसाब के सबक बेतकल्लुफ़ी से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ कन्हैया लाल कपूर हैं। ठीक है, तो पहले पाठ का नाम लिखना है, पहले सबक का नाम लिखना है, बाद में उसके मुसन्निफ़ यानी लेखक का नाम लिखना है, फिर नीचे लिखना है तशरीह। क्या लिखना है? तशरीह। और तशरीह में जो भी पैसेज पूरा लिखा है आपको वापस एज इट इज़ तो नहीं लिखना है, इसको अपनी भाषा में, अपनी ज़बान में इसको सादा तौर पे आप कैसे समझाना चाहेंगे उस बात को आपको वापस लिखना है। जितनी लाइन्स यहाँ लिखी हैं कम से कम 6-7 लाइन का पैसेज होता है, आपको कम से कम वापस 7-8 लाइनें वापस आपको जवाब के तौर पर लिखनी है। वो बातें सारी आनी चाहिए जो इस पैसेज में लिखी गई हैं। जैसे मैं पहली लाइन पढ़ता हूँ, हमारे एक और बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, वो जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं मुसाफा करने के बजाय बार बार बगलगिर होकर बेतकल्लुफ़ी का इजहार करते हैं। तो आपको लिखना है किसमें? तशरीह में। क्या लिखना है कि मुसन्निफ़ का एक दोस्त है जो उनसे बार बार जब भी मिलता है तो मुसाफा करने के बजाय यानी हाथ मिलाने के बजाय हमेशा उनसे क्या होता है? बगलगिर हो जाता है, हमेशा उनसे गले मिलता रहता है। और हमेशा गले मिलना उसकी क्या है? बेतकल्लुफ़ी से हमेशा गले मिला करता है बिना किसी झिझक के। आपको यही बात जो लाइन में लिखी है वही बात आपको दोबारा लिखनी है, बस आसान लफ्ज़ों में, अपनी ज़बान में आपको लिखने की कोशिश करनी है। अगर आपको इसकी तशरीह नहीं आती है, इसका सियाक़ व सबाक़ नहीं आता है, तो आपके पास एक पैसेज और दिया गया है। आपको ये नहीं आता तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं, पर दोनों में से कोई भी एक करने हैं, दोनों नहीं करने हैं। तो ये लीजिए, दूसरा इक़्तिबास आपकी खिदमत में हाजिर है। हम इसे भी पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बीच में लिखा है या, सबसे ऊपर क्या लिखा है? या तो पहले वाला कीजिए या बाद वाला कीजिए। ठीक है, इक़्तिबास क्या है? रज़िया ने तख्त नशीनी के बाद निहायत बहादुरी से मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया। वो फ़ौज की कमान ख़ुद संभालती थी। उसने बादशाहों की तरह क़ुबा और गिलाह पहनी, अपने नाम के सिक्के जारी किए, सल्तनत में अमन कायम किया, इंतज़ाम को बेहतर बनाया और आवाम को खुशहाली का हर तरह से ख्याल रखा, तिजारत को फ़रोग़ दिया, सड़कें बनवाई, दरख्त लगवाए और कुएं खुदवाए। उसने मदरसे और सरकारी कुतुब खाने भी कायम किए। रज़िया सुल्तान को ख़ुद भी पढ़ने लिखने का शौक़ था। वो अच्छी घुड़सवार थी और उसे जंगी उसलूहों के इस्तेमाल का हुनर भी आता था। उसकी हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी। ठीक है, तो आपको सियाक़ व सिबाक़ लिखना है कि मंदरजा बाला इक़्तिबास हमारे निसाब के सबक रज़िया सुल्तान से अख़ज़ किया गया है, माखूज़ है, वहाँ से लिया गया है। और उसके बाद तशरीह लिखनी है। तशरीह के बाद आपको पूरी बातें जो यहाँ पर लिखी है वही बातें आपको वापस अपनी आसान ज़बान में दोबारा लिखना है। जैसे रज़िया सुल्तान ने तख्त नशीनी के बाद नहायत बहादुरी से मुश्किलों का डट कर मुकाबला किया, तो आपको लिखना है कि रज़िया सुल्तान ने तख्त पर बैठने के बाद, तख्त नशीनी मतलब तख्त पर बैठने के बाद बहुत बहादुरी से अपनी तमाम मुश्किलों का क्या किया? डट कर सामना किया, बड़ी हिम्मत से क्या किया? उनका सामना किया। और इन्हीं बातों को आपको वापस अपनी आसान ज़बान में दोबारा रिपीट करना है। तो यहाँ पर आपके इक़्तिबास वाला सवाल भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 18, सैयद एहतशाम हुसैन की मुख्तसर हालात ज़िंदगी लिखिए। नंबर 3, या हबीब तनवीर की मुख्तसर हालात ज़िंदगी लिखिए। ठीक है, तो आपको सैयद एहतशाम हुसैन की या हबीब तनवीर की क्या करनी है? ज़िंदगी के बारे में बयान करना है। कम से कम 7 से 8 लाइन में आपको पूरा बयान करना है। उनकी विलादत कब हुई? ठीक है, उनकी विलादत कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उन्होंने कौन सी मखसूस तसनीफ़ें लिखी हैं, उनके वालिद का नाम, उनकी पैदाइश कहाँ हुई, और उनसे रिगार्डिंग बहुत सारी बातें आपको लिखनी है। जो कि जब सबक शुरू होता है, जब भी कोई सबक आपके निसाब में शुरू होता है तो सबक के शुरू होने से पहले उसके शायर का, उसके मुसन्निफ़ का एक मुख्तसर तारुफ़ दिया जाता है, एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वही इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर दोबारा लिखना है। जैसे सैयद एहतशाम हुसैन का एक सबक है आपके निसाब में, ज़बानों का घर हिंदुस्तान। ठीक है, तो उनका इंट्रोडक्शन दिया गया है। दूसरा नाम है हबीब तनवीर, तो हबीब तनवीर का एक ड्रामा है आपके, ठीक है, आपके निसाब में एक ड्रामा दिया गया है कारतूस। तो आपको
हबीब तनवीर के बारे में लिखना है, ना कि कारतूस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में लिखना है? हबीब तनवीर की ज़िंदगी के बारे में आपको सब कुछ लिखना है। अब कैसे लिखना है ये मैं आपको पीडीएफ में पूरा बता दूंगा। पूरी जो बात बोली जा सकती है, जो बात समझाई जा सकती है, वो मैंने समझा दी, बता दी। और जो बातें बहुत ज़्यादा तवील सिस्टम है, बहुत लंबा आपका वीडियो हो जाएगा, तो आप क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आप पीडीएफ में उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अब है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19, मंदरजा झैल अशार का मतलब लिखिए और शायर का हवाला भी दीजिए। अब आपको क्या होगा? 1 2, क्या लिखा है? 1 और 2। इसके बाद अगले पेज पर एक बंद है, बीच में लिखा है या। क्या लिखा है? या। तो आपको क्या करना है? या तो ये 2 अलग अलग शेर अलग अलग शायरों से लिए गए हैं, या तो इन दोनों शेरों की अलग अलग सियाक़ो सिबाक देना है, अलग अलग तशरीह करनी है, या इन दोनों को छोड़कर आप बाद में दिए गए पूरे बंद का एक साथ तशरीह कर सकते हैं, जो आपको सहूलत लगे, जो आपको आसान लगे, ईजी लगे। ठीक है, या तो दोनों कर सकते हो, या वो एक बंद पूरा कर सकते हो, तशरीह कर सकते हो। तो मैं आपको सभी बताता चलूँगा। पहला है, हस्ती अपने हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो ये एक शेर है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? सियाक़ो सिबाक कि मंदरजा वाला शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। फिर नीचे लिखना है तशरीह, हस्ती अपनी हुबाब की सी है। हस्ती कहते हैं अस्तित्व को। ठीक है, हस्ती कहते हैं अस्तित्व को, एक इंसान की कैपेसिटी, एक इंसान का वजूद। हुबाब का सा है, हुबाब कहते हैं पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला। तो शायर क्या कहना चाहते हैं कि इंसान की हस्ती, इंसान का वजूद किसकी तरह है? पानी के बुलबुले की तरह है। हुबाब का मतलब पानी का बुलबुला, कि जिस तरह एक झाग से पानी का बुलबुला उठता है और कितनी दूर उठता है, फट करता हुआ फूट जाता है, उस बुलबुले की कितनी औकात है, ऐसी ही इंसान की ज़िंदगी है। ये नुमाइश शराब की सी है। नुमाइश का मतलब दुनिया की रंगीनियाँ, दुनिया के नज़ारे, शराब की सी है। शराब कहते हैं जब एक इंसान रेगिस्तान में प्यासा भटक रहा होता है। रेगिस्तान नहीं, आपने रोड भी देखा होगा, सड़कों पे जब हाईवे पे रोड देखा होगा तो दूर से पानी जैसा नज़र आता है। ऐसा ही रेगिस्तान में भी दूर से क्या नज़र आता है? पानी नज़र आता है। और इंसान क्या होता है? भागा भागा जाता है। जब उस जगह पहुंचता है तो वहाँ पर कुछ पानी नहीं होता, वहाँ तो रेत ही रेत होती है। तो वो क्या होता है? धोखा। क्या होता है? धोखा। तो उस शराब कहते हैं, उस दूर से जो पानी नज़र आता है उसे क्या कहते हैं? शराब कहते हैं, और एक तरह का धोखा। तो ये जो ज़िंदगी है, ये जो दुनिया की रंगीनियाँ हैं, ये दुनिया की जो ऐशो आराइश है, क्या है? धोखा है। और इंसान इस धोखे में पड़ा रहता है, और इंसान को पता ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी, उसका वजूद क्या है? एक हुबाब का सा है, एक पानी के बुलबुले जैसे ही उसकी ज़िंदगी है, कि कब फट जाए, कब ख़त्म हो जाए, कोई पता ही नहीं। क्या पानी के बुलबुले को पता है मैं इतना दूर आसमान में उड़ सकता हूँ? नहीं, बस एक हल्का सा कहीं टच हुआ, कहीं पर वो टकराया और फुट करता बुलबुला फूट जाता है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी क्या है? पानी के बुलबुले की मानंद बताई गई है। और ये जो ज़िंदगी है, जो दुनिया है, ये एक धोखे की ज़िंदगी है कि इंसान ऐशो आराइश में, इंसान अपने ऐशो आराइश में, मटर गश्तियों में, अपने ऐशो आराम में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। उसे पता ही नहीं कि उसका वजूद तो पल भर में ख़त्म होने वाला है। कब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए उसका उसे खुद भी पता नहीं है। और वो खुदा की बारगाह में जब पहुँचेगा कल क़यामत के बाद, तो किस हालात में पहुँचेगा, ये बात तो उसे पता भी नहीं है। तो कुछ इस तरह की आपको तशरीह करनी है 3-4 लाइन में। दूसरा शेर है, हर उम्र खज़्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहें यहाँ अभी आए अभी चले। तो आपको सबसे पहले लिखना है इसका सियाक़ो सिबाक कि मंदरजा बाला अशार शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल से लिया गया है। ठीक है, माखूज़ है, अख़ज़ किया गया है। उसके बाद लिखेंगे तशरीह। तशरीह है, हो उम्र खज़्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हो उम्र खज़्र, अगर खज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितनी भी हमारी क्या हो जाए? उम्र हो जाए। हज़रत खज़्र का यहाँ पर नाम लिया गया है। हज़रत खज़्र के कुरान करीम में बहुत सारे वाक़यात हैं। आपके मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो गुफ्तगू हुई है, जो बातचीत हुई है, उसके बारे में भी कुरान शरीफ में काफ़ी बातें लिखी हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है उन बातों को। तो अल्लाह ताला ने बताया है कि
खिज़्र अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी मानी जाती है दुनिया में? इस कायनात में सबसे लंबी उम्र किनकी मानी जाती है? खिज़्र अलैहिस्सलाम की उम्र मानी जाती है। और उनकी उम्र के बारे में बताया जाता है, वो भटकियों को क्या बताते हैं? रास्ता बताते हैं। तो शायर ये कहता है कि अगर खिज़्र अलैहिस्सलाम जितनी भी हमारी ज़िंदगी हो जाए तो कहेंगे बवक्त मर्ग, मर्ग कहते हैं मरने को, बवक्त यानी मरने का वक्त, कि जिस दम हमारा वक्त मरने का आएगा तब भी हम यही कहेंगे। अगर खिज़्र अलैहिस्सलाम जितनी ज़िंदगी हमारी हो जाए और जब मरने का वक्त हमारा फिर भी आ जाए तो हम क्या कहेंगे? हम क्या रहें यहाँ, अभी आए अभी चले। हम क्या ज़िंदगी जिए, हम तो क्या दुनिया में आए, हम तो अभी आए तो अभी जा रहे हैं बस। इतनी लंबी क़यामत तक जिनकी ज़िंदगी हो, इतनी लंबी आपको अगर ज़िंदगी मिल जाए तो उसके बाद भी इंसान क्या कहेगा? अभी आए और अभी चले। इस शेर की अगर पूरी तशरीह जानना चाहते हैं तो इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके नवाई उर्दू में जाके शेख इब्राहिम ज़ौक़ की मैंने पूरी वजाहत की है, उनकी गज़ल की, आप वहाँ से पूरा वीडियो आराम से जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम हमारे दूसरे बंद पर। या मंदरजा झेल नज़म के जुज़्व का मतलब लिखिए और शायर का नाम और नज़म का उन्वान भी लिखिए। ठीक है, अब आपको जो नीचे नज़म दी गई है तो आपको क्या करना है? इस नज़म का नाम बताना है, इसके शायर का नाम बताना है और इसकी तशरीह भी लिखनी है। तो नज़म क्या है? कहा ये सुनकर गिलहरी ने मुँह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल में इन्हें, दिल से इन्हें निकाल ज़रा। कहा ये सुनकर गिलहरी ने मुँह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या हुआ, जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। तो आपको क्या करनी? तशरीह करनी है। सबसे पहले लिखेंगे हम सयाक़ो सबाक़। क्या लिखेंगे? सयाक़ो सबाक़। सयाक़ो सबाक़ में लिखेंगे मंदरजा बाला बंद। अब ये अशार नहीं है, क्योंकि अशार से ज़्यादा एक होता तो शेर होता, या अशार भी लिख सकते हैं। मंदरजा वाला अशार का बंद हमारे निसाब के सबक नज़्म पहाड़ और गिलहरी से माखूज़ है, उससे अख़ज़ किया गया है या लिया गया है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इस नज़्म के शायर हैं अल्लामा इक़बाल, इसके शायर हैं। फिर आएंगे हम तशरीह पर। किस पर आएंगे? तशरीह पर। आपको ये चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा, आपको पता है कि एक पहाड़ और एक गिलहरी का इसमें पूरा वाक़या है। ये पहाड़ अपने बड़प्पन पे क्या करता है? नाज करता है, तकब्बुर करता है, घमंड करता है, और गिलहरी बताती है कि वो बहुत छोटी है लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने किसी को बड़ा किसी को छोटा बनाया। तो दुनिया में अल्लाह ताला के कारखाने में कोई बेकार नहीं है। अल्लाह ताला ने जिसको बड़ा बनाया तो उसकी बड़े होने में हिकमत है, और जिसको छोटा बनाया तो उसके छोटे होने में भी हिकमत है। अगर इस चैप्टर के बारे में अगर आप पूरा वीडियो का इसका आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और पहाड़ और गिलहरी लिखकर SK एडुविज़न टाइप करेंगे तो आपको पहाड़ और गिलहरी का पूरा चैप्टर आपके सामने आ जाएगा। SK एडुविज़न से मैंने पूरा वीडियो ये बना रखा है, वहाँ से इसकी तशरीह जान सकते हैं। कहा ये सुनकर गिलहरी ने मुँह संभाल ज़रा, जब पहाड़ अपनी बातें बड़ी बड़ाई बयान कर रहा था तो गिलहरी ने बोला कि इन बातों को बस यहीं रोक दे, थोड़ा मुंह संभाल कर बात कर, तू किससे बात कर रहा है? ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा, ये बिल्कुल कच्ची बातें हैं, फालतू की बातें हैं जो तू अपना में कह रहा है। तू कह रहा है मैं बहुत बड़ा हूँ, ये क्या है? फालतू की बातें, बकवास की बातें हैं, इन बातों से कोई परवाह नहीं मुझे। ठीक है, अपना मुंह संभाल कर बात कर। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, मैं तेरी तरह बड़ी नहीं है, नहीं हुई तो क्या हुआ, नहीं नहीं है तू भी मेरी आखिर तरह छोटा, तू भी तो मेरी तरह छोटा नहीं है। अगर बड़े होने में हिकमत है तो बेशक छोटे होने में भी हिकमत है। मैं चल फिर सकती हूँ, उड़ भाग सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, पेड़ों पे चढ़ सकती हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर तू भी इतना बड़ा है क्या? तू एक ही जगह पड़ा है, तू कर तो कुछ नहीं सकता है। इतना बड़ा है फिर भी जगह खड़ा है, तू काम का क्या है? तेरे बड़े होने में कौन सी बड़ी बात है? इसी तो मैं छोटी अच्छी मैं सब जगह घूम तो सकती हूँ। और कुछ इस तरह की बहुत सारी बातें उसने की थी, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको वीडियो में सब कुछ पता लग जाएगा। आप एक पहाड़ और गिलहरी लिख कर आगे SK एडुविज़न लिखेंगे तो आपको पूरा वीडियो उसका मिल जाएगा, पूरी तशरीह वहाँ से देख सकते हैं। देखिए अब जो सवालात आपके आ रहे हैं ये सवालात हैं बड़े सवालात, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, तो मैं एक एक सवाल बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है। अगर आप एक बात में अगर आपको समझाता चला तो वीडियो 2-2.5 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो आप बातों को ऐसे ही समझें और समझने की कोशिश करें। मैं PDF अपलोड कर दूंगा, उसमें आप उस PDF से आप सारे उत्तर
सारे जवाब हासिल कर लीजिएगा। सवाल नंबर 20, नज़्म हम्द का खुलासा तहरीर कीजिए। या, बीच में यह लिखा ना, ये भी देख लेना। या नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों का खुलासा तहरीर कीजिए। आपके निसाब में दो नज़में हैं, एक तो है हम्द, एक है कदम बढ़ाओ दोस्तों। हम्द जो है इस्माइल मेरठी ने लिखी है, इसके शायर इस्माइल मेरठी हैं, और कदम बढ़ाओ दोस्तों इसके शायर हैं बशर नवाज़। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों की क्या करना है, तशरीह करनी है, पूरा तहरीर का खुलासा करना है कि इस पूरी नज़्म में शायर ने क्या बात कहना चाहिए है। वो पूरी नज़्म को नज़्म नहीं बल्कि एक पैसेज के रूप में, एक इक़्तिबास के रूप में, एक पैराग्राफ के रूप में आपको वापस पूरी नज़्म लिखनी है कि शायर इस नज़्म से ये मैसेज हमें देना चाहता है। ठीक है, या तो ऊपर वाली या नीचे वाली, जो भी नज़्म आपको आसान लगती हो आपको उसका जवाब देना है। अब है हिस्सा दाल, आपके पेपर का चौथा सेक्शन। इसमें बड़े बड़े सवाल हैं 4-4 नंबर के। ठीक है, इसमें सवाल नंबर 21, मरसिया की तारीफ़ मुख्तसर तारीफ़ लिखिए या नज़्म की मुख्तसर तारीफ़ लिखिए। अब कहा तो है मुख्तसर, पर मुख्तसर का मतलब कम से कम एक पेज में आपको इसका जवाब देना है, तभी आपको 4 नंबर इसके मिल पाएंगे कि मरसिया किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मरसिया किसे कहते हैं, नज़म किसे कहते हैं, दोनों में से किसी एक की तारीफ़ आपको लिखनी है कि मरसिया रेसा लफ्ज़ से बना है जिसका मतलब है रोना, पीटना, अलाप करना, मातम मनाना। ठीक है, इसके बारे में पूरा आपको जवाब देना है। फिर मरसिया के औजज़ाए तरकीबी आएंगे, जैसे मरसिया के 8 औजज़ाए तरकीबी होते हैं, जिसमें पहला होता है चेहरा, दूसरा होता है सरापा, तीसरा होता है रुखसत, चौथा होता है आमद, पाँचवा रुजज़, छठा रज़म, सातवां शहादत और आठवां बीन। ठीक है, कि और मरसिया ज़्यादातर शहदाए करबला, शहीदान करबला, करबला के वाक़यात पर लिखा जाता है। ठीक है, और मरसिए 2 होते हैं, शख्सी, एक तो होता है शख्सी मरसिया होता है, एक करबला वाला मरसिया होता है, शहीदान करबला वाला मरसिया होता है। तो मरसिया भी इस तरह होता है। तो मरसिया का पूरा डिटेल बताना है, जैसे मैंने 8 आपको औजज़ाए तरकीबी बताए हैं, तो आपको बताना है कि जो चेहरा है तो चेहरा वाले औजज़ाए तरकीबी में क्या होता है, रुखसत वाला है तो रुखसत में क्या होता है, रुखसत वाले में किस तरह जंग में जाया जाता है वो बताया जाता है। जो आमद वाली औजज़ाए तरकीबी होती है तो आमद में क्या होता है, मैं इसका पूरा वीडियो बना दूंगा मरसिया निगारी का, आप उससे वहाँ से टैली कर लीजिएगा, और वैसे मैं आपको जवाब इसका PDF में अपलोड कर दूँगा। तो आपको ये पूरा उसमें बताना है। फिर दूसरा होता है नज़्म की मुख्तसर तारीफ़ लिखिए, तो आपको नज़्म के बारे में बताना है। ठीक है, कि नज़्म का लग़वी माना होता है मोतियों में पिरोना या लड़ी में पिरोना, या लड़ी में मोतियों का पिरोना, ये इसका लग़वी माना होता है। नज़्म 4 तरह की होती है, कहीं जगह 3 तरह की भी होती है, तो पूरा पैटर्न आपको याद रखना होगा। नज़्म एक आज़ाद नज़्म होती है, नज़्म मुअर्रा होती है। ठीक है, तो नज़्म में क्या क्या औजज़ाए तरकीबी होते हैं, नज़्म किस हिसाब से किस पैटर्न में लिखी जाती है, नज़्म की ख़ुसूसियत पूरी बयान करनी होती है। तो ये जवाब आपको पूरा तफसीर के साथ आपको इसका जवाब देना है। अब है सवाल नंबर 22। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 चॉइसेस दी गई है। सवाल नंबर 22, फ़र्ज़ कीजिए आपका नाम जमील अहमद है और आप गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ते हो। स्कूल के हेडमास्टर साहब को 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए, या अपने दोस्त को 10वीं जमात में अव्वल आने पर मुबारकबाद का ख़त लिखिए। ठीक है, तो आपको या तो एक एप्लीकेशन लिखनी है 2 दिन की छुट्टी की, या अपने दोस्त को 10वीं जमात में अव्वल आने पर मुबारकबाद का क्या लिखना है, लेटर लिखना है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। अब उर्दू में एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं ये मैं आपको PDF में अपलोड कर दूंगा, और उम्मीद करता हूँ आपने स्कूल में भी ये चीज़ सीखी होगी। सवाल नंबर 23, आपका पेपर का आखिरी सवाल। मंदरजा झील उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मुख्तसर मजमून लिखिए। क्या लिखना है, निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। 1 तालीम नस्वा, 2 ईद उल फित्र, तीसरा मेले की सैर। आपको वहाँ पर भी कोई भी 3 ऑप्शन मिलेंगे, ज़रूरी नहीं इन तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम में इन तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, और कोई 3 दूसरे भी हो सकते हैं। आपको तीनों की नहीं, सिर्फ तीनों में से किसी एक पर क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो तालीम नस्वा मतलब होता है औरतों की तालीम। ठीक है,
औरतों की तालीम, महिला शिक्षा जिसे कहा जाता है, औरतों की तालीम के बारे में आपको निबंध लिखना है। ईद उल फित्र यानी ईद के बारे में लिखना है। और तीसरा है मेले की सैर, किसी मेले के का जिक्र आपको करना है। आप अगर इसे पूरा पेपर में कंटिन्यू लिखेंगे तो आपके हो सकता है नंबर कुछ कट हो जाए, हो सकता है आपको नंबर कम मिलें। लेकिन अगर आप हेडिंग बना बना कर लिखेंगे तो आपको नंबर पूरा नहीं बल्कि पूरे में से पूरे मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। जैसे आपको तालीम नुस्वा अगर आप निबंध या मजमून लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले लिखना है तमहीद। क्या लिखना है? तमहीद, जिसे हिंदी में प्रस्तावना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना। तो तमहीद में आपको पहले बताना है प्रस्तावना के तालीम नुस्वा का मतलब क्या होता है, औरतों की तालीम किस लिए ज़रूरी है, क्या ख़ास बात है। फिर दूसरा हेडिंग लगाना है, ठीक है, उसमें लिखना है तालीम नुस्वा के फ़वाइद, तालीम नुस्वा की ज़रूरियात। अलग अलग हेडिंग बनानी है कि किसके फ़ायदे क्या हैं, तालीम नुस्वा की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। फिर लिखना है कौम की तरक्की, हेडिंग लगा देनी है, ठीक है, कि कौम की तरक्की कब होगी, क्योंकि जब एक माँ पढ़ी लिखी होगी, जब एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तभी उसके बच्चे पढ़े लिखे होंगे। वो खुद पढ़ी लिखी समझदार होगी, जब वो खुद तालीम याफ्ता होगी तभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगी, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे पाएगी, उनको अच्छे संस्कार दे पाएगी, अच्छी समझ, अच्छा शऊर दे पाएगी, ठीक है। तो ये सब आपको हेडिंग बाय हेडिंग अगर आप 3-4 हेडिंग बना कर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। दूसरा आता है ईद उल फित्र, तो वही लिखना है सबसे पहले लिखना है तमहीद। तमहीद में आपको बताना है ईद उल फित्र क्यों मनाई जाती है, रमज़ान के 30 रोज़े रखे जाते हैं। फिर हेडिंग लगानी है कि ईदगाह का पूरा नज़रिया आपको वहाँ पे छापना है पूरा, कि ईदगाह का कैसा मंजर रहता है, पूरी मंजर कशी करनी है। उसके बाद ईदी के बारे में लिखना है, अलग अलग हेडिंग लगा के लिख सकते हैं। ईद क्यों मनाई जाती है, ईद मनाने की वजह, अलग अलग हेडिंग लगा के आप अपनी बातों को अलग अलग तरीके से पेश कर सकते हैं। इससे उम्मीद रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल पाए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको अच्छे से अच्छा उपलब्ध करा पाऊँ, मुहैया करा पाऊँ। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं जल्द से जल्द आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ। अभी सिर्फ अर्धवार्षिक, अभी सिर्फ हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, ईयरली एग्ज़ाम आपका टाइम है। उससे पहले मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर से रिलेटेड और आपके बुक से रिलेटेड तमाम सवालात और तमाम चैप्टर कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहना है और अपनी तमाम क्यूरीज़ को चैट बॉक्स में लिखते रहना है, कमेंट्स में अपनी क्यूरीज़ को लिखना है, हमारे ग्रुप से जुड़े रहना है। आपकी जो भी क्यूरीज़ होंगी, जो भी आपके सवालात होंगे, आपके हर सवालात का आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। आपको अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको पता लग जाए कि अब आपके चैप्टर कब कब आने वाले हैं। आप सबसे पहले उस चैप्टर को देख लें और अपनी तैयारी को मजबूत रख सकें, पक्का रख सकें, ठीक है। मैं आपको एक एक चैप्टर इतनी आसानी से क्लियर करवाऊंगा कि एक बार अगर आपने वीडियो ध्यान से सुन लिया तो आपको एग्ज़ाम में फिर किसी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपको खुद को भी सब्सक्राइब करना है और अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी करना है, उन सब से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहना है, ठीक है। जिस तरह आप अपनी मोहब्बत का मुजाहरा करते रहेंगे, मैं भी आपके लिए बेहतर से बेहतर और बहुत ज़्यादा मुफीद वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी मोहब्बत का मुजाहरा ज़रूर करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपकी ख्वाहिशों के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।